मैथ्स की जब बात आती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स रुला रही है, मैथ्स में हालत ख़राब हो रहा है। मैथ में ऐसा हाल क्यों हो रहा है बच्चों का? ऐसा क्या दिक्कत है जो मैथ्स क्रैक नहीं हो रहा है? जो मैथ्स की एनसीईआरटी है उसमें क्या दिक्कत है? क्या वो जेईई एडवांस लेवल तक के लिए नहीं बना है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं बच्चे मैथ एनसीईआरटी को क्रेडिट देते हैं? देखो, जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेन के लिए जो है यही है, ठीक है, यहीं से ही चीज़ें आने वाली है। बिना अटेम्प्ट के सोल्यूशन मत देखिए, वरना लर्निंग कुछ नहीं होगी। आपको सिर्फ एक गलत फहमी हो जाएगी कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपने क्वेश्चन उठा के सिर्फ एआई को भेजा है, आपका कोई रोल नहीं है, आप भूल जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अगर एक्चुअल लर्निंग करना चाहते हैं तो पहले 7-8 मिनट 10 मिनट अच्छे से सोचिए और फिर सोल्यूशन देखेंगे ना, तो जो गैप था वो वहीं जाके हिट करेगा। जेईई के एग्जामिनेशन में आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई चांद पे नहीं जाने वाले हैं। जेईई पे जाने की प्रूवन स्ट्रेटजीज़ हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? स्वागत है आपके इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अभी जेईई का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अभी दोबारा से अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो वो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, या कि जो बच्चे 10th के बाद अभी 11th में आ रहे हैं तो उनका सपना होगा कि भाई 2 साल तैयारी करके जेईई फोड़ना है, अच्छा स्कोर करना है। तो हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ओम शर्मा सर। सर वेलकम। सर के बारे में मैं आपको बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। पहले तो आप ये पीछे में विकी कौशल देख लो, ठीक है, और ये पियर्सन देख लो, ठीक है। तो ये इतना बड़ा मतलब पब्लिकेशन हाउस पियर्सन, यूएस की, अमेरिका की, और विकी कौशल प्रमोट कर रहे हैं, और उसका जो नेशनल ऑथर है वो ओम सर है। सर आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं, है ना, और 18 सालों का मैथ्स में मतलब बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हो कि इतने सारे सर के टाइटल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, 3D वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। मतलब पूरे देश भर का बच्चा अगर पियर्सन की किताब पढ़ता है तो वो सर की किताब से ही पढ़ता है। सर कोटा से हैं, लोकल कोटा के हैं, और कोटा में सर ने काफ़ी साल पढ़ाया है, बड़े बड़े कोचिंगों में भी, और आज हमारे बीच में है। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ्स कैसे मास्टर करना है वो पूरा आपको जानने को मिलेगा, बेसिक से लेके प्रो लेवल तक, एडवांस लेवल तक। तो बिल्कुल मिस मत करना भाई, कोई भी पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, पहले तो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए सेठ, और मुझे बुलाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, पूछिए। जेईई एग्ज़ाम सेंटर पे भी मैं रिव्यू लेने जाता हूँ बच्चों का, या ऐसे भी इन जनरल जब बच्चे मिलते हैं तो क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो ठीक है, मैनेजेबल हो जाता है, फिजिक्स फिर भी थोड़ी टफ पड़ती है, लेकिन मैथ्स की जब बात आती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स रुला रही है, मैथ्स में हालत ख़राब हो रहा है। तो मैथ में ऐसा हाल क्यों हो रहा है बच्चों का? ऐसा क्या दिक्कत है जो मैथ्स क्रैक नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब स्टूडेंट्स को तभी मिलेगा जब वो पूरे साल पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। और ये बात एग्जामिनर्स को बहुत अच्छे से पता है। अगर आप देखें तो रैंक से ही हमें कॉलेज मिलता है, और इंडिया में टोटल मार्क्स के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब बहुत टोटल मार्क्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फिर उससे जब रैंक अलॉट होती है तो वहाँ पर आती है टाई ब्रेकिंग पॉलिसी। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ये स्पेसिफिकली रूल लिखा हुआ है जेईई मेन के अंदर भी, एडवांस के अंदर भी, कि सबसे पहले जिनके भी टोटल मार्क्स सेम है, हम मैथमेटिक्स के मार्क्स पहले देखेंगे। तो जो गेम स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, बेसिकली जो एक्टिविटी वो प्लान कर रहे हैं, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपके सबसे पहले मैथमेटिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं, देन फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं। सही है। तो स्पेसिफाई हो गया, सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो फिर डिफ़िकल्टी लेवल भी उसी प्रोपोर्शन में है। जो स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट आता है, पूरा पेपर कभी डिफ़िकल्ट नहीं आता, पर होता क्या है ना, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और लेंदी लेवल पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जब तीनों सब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है तो मैथमेटिक्स बच्चों के एक तरीके से बीस्ट की तरह दिखता है, डराने वाला दिखता है। हाँ। और लास्ट में आते आते स्टूडेंट्स ना उस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को स्किप करने की सोचते हैं कि पहले अच्छे से केमिस्ट्री करूँगा, फिर फिजिक्स करूँगा, फिर अगर कुछ थोड़ा सा टाइम बचा तो फिर मैं उसको मैथ्स में ट्राई कर लूँगा। इवन लास्ट तक तो स्टूडेंट इस होते से 4, 5, 7, 8 सवाल भी हो गए तो बस मेरी पार आगे पड़ जाएगी। लेकिन इस स्टूडेंट के अगर हम दूसरे स्टूडेंट का कंपैरिजन करें जो आगे अच्छी रैंक लेके आते हैं, उनका वन ऑफ द रनिंग हॉर्स मैथमेटिक्स होता है। हाँ, सही बात है। नहीं, कई सारे टॉपर्स बोलते हैं कि मैथ्स उनके लिए स्कोरिंग था। तो उसके लिए क्या है ना, मैथ्स जो मैंने बोला ऐसे नहीं सीख सकते, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा सबके लिए, हर चैप्टर के लिए। अब वो लास्ट के 2-3 महीने में क्या, केमिस्ट्री में आप याद करके मेमोराइज करके मार्क्स ला सकते हो। मैथमेटिक्स में क्या होगा ना, आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए, बस सवाल नहीं बनेंगे, उसकी एप्लीकेशन आती है।
सवाल नहीं बनेंगे। सवाल तभी बनेंगे जब आपने उसकी प्रैक्टिस की है। सिर्फ ऐसे सोल्यूशन फॉर्मूला देखा, इवन सॉल्यूशंस भी देख लिए, पेन ही नहीं चलता है। क्यों स्टूडेंट, आपने भी देखा होगा 3 तरह की चीज़ें आपने फेस की होगी होमवर्क करते टाइम। किसी सवाल में आपसे हो सकता है पेन ही नहीं चल रहा, या हो सकता है सेकंड स्टेप के आप आधे स्टेप तक पहुंच गए फिर फंस गए, और थर्ड हो सकता है कैलकुलस में मिस्टेक हो गई। तो मैथमेटिक्स का यही फंडा है बेटा, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें थरोली पढ़िए। उसका प्रोसेस है, आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। और जो अभी मैंने बताया कि जैसा पॉलिसीज़ बनी हुई है, टाई ब्रेकिंग पॉलिसीज़ जो हैं, उसके हिसाब से मैथमेटिक्स को प्रेफरेंस है, तो एग्जामिनर के दिमाग में बात रहती है कि मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंस देना है, और उसका पेपर उसी तरीके से बना हुआ आता है। तो ये तो हो गया कि इस मैथ्स को ऐसा डिफरेंट है। और इसी में आपने एक सवाल और देखा होगा, आपसे किसी बच्चे ने कभी ये नहीं पूछा होगा कि मैथमेटिक्स एनसीईआरटी करने से हो जाती है। हाँ नहीं बिल्कुल, मतलब ये पॉइंट है कि मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ आपसे कि सर मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें करी है, कोई भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं दिखता है जो बोल रहा हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री की जब बात आती है तो कह देते हैं कि हाँ भाई एनसीईआरटी फॉलो किया, लेकिन जब मैथ्स की बात आती है तो जल्दी वो क्रेडिट नहीं देते हैं एनसीईआरटी को, वो कोई दूसरे किताब के नाम ले लेते हैं। तो मतलब जो मैथ्स की एनसीईआरटी है उसमें क्या दिक्कत है? क्या वो जेईई एडवांस लेवल तक के लिए नहीं बना है? मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बच्चे मैथ एनसीईआरटी को क्रेडिट देते हैं? जैसे होता क्या है ना, सिंपल सी बात है कि जो एक चैप्टर को ना, ऐसे इंटीग्रेशन की बात करें, हम 3 लेवल पे पढ़ा सकते हैं। सिर्फ बोर्ड लेवल, बोर्ड पे नाम वही लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन चालू हुआ है, सिर्फ बोर्ड लेवल पे ही पढ़ाया जा सकता है। जेईई मेन लेवल पे पढ़ाया जा सकता है, और एडवांस लेवल पर हर जगह उसकी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। और जेईई एडवांस वो पैटर्न है जहाँ पे इंटरमिक्स चैप्टर्स, इवन मैथमेटिक्स की ब्रांचेस मिक्स कर दी जाती हैं। कि कोऑर्डिनेट को मिक्स कर दिया आपके अलजेब्रा के साथ, अलजेब्रा मिक्स हो गई अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ट्रिग्नोमेट्री तो सभी का बेस है, कैलकुलस और अलजेब्रा मिक्स हो गई। तो ये जो मिक्सिंग का ये एनसीईआरटी में है नहीं। तो और वो जो डेप्थ है उसका डिफरेंस है। तो कई बार स्टूडेंट एक अच्छे इंस्टीट्यूट में किसी ब्रांच में पढ़ रहा है, या जिस अक्रॉस इंडिया की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो फीस तो उसने अच्छी खासी दी है, लेकिन उसको पढ़ाया जेईई मेन लेवल पे ही जा रहा है। तो इसको पता करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसने किस लेवल पे प्रिपरेशन की, जो इसका आंसर के एनसीईआरटी से क्यों नहीं आता। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आपका अगर चैप्टर वहाँ पर खत्म हो गया है, आप पहले बोर्ड के क्वेश्चंस करके देखो, अगर वो हो रहे हैं तो आपका बोर्ड लेवल क्लियर है। ठीक है, जेईई मेंस लेवल करके देखिए, अगर जेईई मेंस हो रहा है तो जेईई मेंस लेवल पे आपको पढ़ाया गया है। और अगर एडवांस के पीवाईक्यूज नहीं बन रहे तो भी आपको उसके ऊपर अपर शिफ्ट करनी है। उसके लिए ये बेस्ट रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल है कि वो जो क्लास में उसको पढ़ाया जाए उसको पढ़े, क्योंकि हर क्लास में एक टीचर अपनी एक प्लानिंग के साथ आता है। उनको नंबर ऑफ लेक्चर फिक्स मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर 8 लेक्चर में खत्म होना चाहिए। तो क्लास में कितने एग्जाम्पल होंगे? 7 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। 10 तो खैर बहुत ज़्यादा बोल दिया, 4-5 एग्जाम्पल्स ही प्रोफाइल में कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट को सेम टाइम पे एक रेफरेंस बुक ली जाए और उसी टॉपिक को वहाँ से भी फिनिश किया जाए। तो 4 क्वेश्चंस क्लास में हुए और 10 क्वेश्चंस वहाँ से कर लिए। अब क्या हुआ, उसका होराइजन बढ़ गया। ये हम बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अब उसने 15 क्वेश्चंस कर लिए, क्लियर हो गया दिमाग में। अब जब वो मॉड्यूल सॉल्व करेगा तो उसको दिख जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, इसके अंदर ऐसे इंटरमिक्सिंग होती है। तो जैसे हम कहते हैं जितनी दुनिया देखते हैं उतना दिमाग खुलता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी आपने जितने प्रोफाइल से क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, और उस एक्सपोजर बढ़ेगा तो आप उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी स्पीड बढ़ेगी जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी जब आप PYQ सॉल्व करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि इवन केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स भी ये बात कहते हैं कि आप केमिस्ट्री क्लास में ध्यान से पढ़ लो, घर पे आप 1 घंटा रिवीजन कर लेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 1.5 घंटा। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको घर पे आके 2-3 घंटे रोज लगाने ही होंगे। कई बार एक क्वेश्चन आपको 7-8, 10-10, 15-15 में आधे घंटे ले जाता है। तो वो स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर है कि वो सोचना ही चाहता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका लॉजिक ढूंढना। बस वो मेहनत करेगा, अगर इस मैथडोलॉजी से करेगा तो सिर्फ NCERT से तो जेईई एडवांस नहीं होगा। तो NCERT के साथ कुछ चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो ये चाहिए तो फिर प्रोसेस है पूरा। पर यहाँ पे 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम आएंगे सर, मैं चाहता हूँ कि हम एक पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा हर टाइटल के ऊपर, कि कैसे मास्टरी करें और सारे सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यही है भाई जो भी है एडवांस के लिए, यही मैथ्स का सारा। और सर साक्षात हमारे बीच में बैठे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि 3 तरह के बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं। एक जो कि जिसका मतलब उतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत हाँ अपना पढ़ा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाई में, कोशिश कर रहा है कि और अच्छा करे। दूसरा है कि हाँ ठीक है पढ़ा है, मतलब उसका बेस वेस ठीक है, वो
उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए तो अच्छा कर लेगा। तीसरा है कि भाई उसने ऑलरेडी बोर्ड में भी फोड़ा है, अच्छा है, बस वो इंतजार में बैठा हुआ है कि भाई और मुझे क्वेश्चंस मिल जाए ऐसे लेवल के कि मैं और जेईई एडवांस में टॉप रैंक ले आऊँ। तो तीनों बच्चे के लिए, जिसका लेवल यहाँ है, किसका यहाँ है और जिसका यहाँ पे है, क्या क्या पाथ रहेगा मतलब तैयारी करने का? बात तो इसमें क्या है ना, जैसे जो एडवांस लेवल पे जाना चाह रहा है उसको तो इंटरमिक्स चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी ही होगी। इट्स ऑल अबाउट कि वो नए क्वेश्चंस को कैसे फेस करता है, कितना जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेता है। जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अभी है उसको तो क्या है, पूरे सिलेबस को कवर करने के बजाय कुछ चंक उसको ढूंढने होंगे जो स्कोरिंग है कि हाँ भाई यहाँ से काम चला सकता हूँ, यहाँ से काम चला सकता हूँ, इससे काम चला सकता हूँ। जो एवरेज वाला बच्चा है उसको कोशिश ये करना चाहिए कि 75-80% के आसपास सिलेबस कवर करे और हर चैप्टर एवरेज लेवल तक ज़रूर पढ़ के जाए। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं तो बहुत छोड़कर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि मालूम नहीं एग्ज़ाम के अंदर कौन से टॉपिक किस चैप्टर के साथ मिक्स होकर पूछे जाए। और फिर इवन कॉन्सेप्ट आने के बाद भी एक मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट ने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे समझो प्रोग्रेशन ही पढ़ा या कुछ भी चैप्टर पढ़ा, और अगर उसने रिवीजन नहीं किया एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 10 दिन पहले तक, तो वो जो उसने 6 महीने पहले पढ़ा था ना वो भूल जाएगा। वो एक्यूरेसी, वो स्पीड, वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना वो मिस कर जाएगा। तो प्रैक्टिस इज़ द की। मैथमेटिक्स के अंदर आपको थ्योरी रिवाइज करना जैसा कुछ होता ही नहीं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो राइट। और मैथमेटिक्स अगर हम सार निकालें तो 80% क्वेश्चन रूटीन ही होते हैं, बट लेबोरियस होते हैं, लेंदियर होते हैं, कैलकुलेशन टाइम लगता है। आप घर पे बैठ के अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो तो एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलने वाला है। आपको आदत होनी चाहिए उसको निकालने की, और यही सब चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट आया है पर कॉन्सेप्ट से मार्क्स नहीं मिलता है, मार्क्स मिलता है जब आंसर आता है। ठीक है। और यहाँ बच्चा फंस जाता है। आप स्टूडेंट, आपने भी नोटिस किया होगा, जब आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो एग्ज़ाम जब खत्म हो रहा होता है टेस्ट, आपके कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो आधे छोड़े हुए हैं, आप उनको लास्ट आंसर तक नहीं कंक्लूड कर पाए। तो उस पर फोकस कीजिए। वो सिर्फ प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट आपका वेट कर रहे हैं कि थोड़ा और प्रैक्टिस खींच ले जाओ। अगर ये कर लेना तो जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट आपने जो एड्रेस किया वो फर्स्ट में चले जाएंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जो आधा अधूरा छूटा है ना, रादर देन लर्निंग न्यू थिंग्स, उनको पहले फिनिश करो। क्योंकि मैथमेटिक्स में जैसे हमने फॉर्मूले सीखे तो फॉर्मूले से सवाल नहीं बनेगा, फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है, फिर मैनिपुलेशन साथ के साथ है। कैसे? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने याद कर लिए। अब तुम्हारा भी बैकग्राउंड साइंस मैथ्स का, तुमने देखा हुआ कई फॉर्मूले में क्या, कई क्वेश्चंस में क्या होता है, इसके अंदर +1 करके -1 कर देंगे। अब +1 करके -1 आना कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज़ मैनिपुलेशन कि हम उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चंस, नज़रें इतनी सॉल्व करते करते तेज हो जाती हैं कि वो क्वेश्चन हमसे बात करता है कि कैसे इसका डेटा रीअरेंज करें कि इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है। फंक्शन हमें दिया हुआ है, कैलकुलस से बात करें, इसको कैसे रीअरेंज करें कि ये इंटीग्रेशन हो जाए। और जैसे कोई बता देता है कि इसके अंदर ये पुट कर दो, सवाल हो जाता है। अब ये पुट करना तो स्टूडेंट जो बेसिक लेवल पे क्या पूछे, सर आपने कैसे सोचा? प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कैसे? एक्सपोजर बढ़ाइए। जितना क्लास में कराया साथ में एक रेफरेंस बुक उठाइए और एक्सपोजर बढ़ाइए। उस एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद मॉड्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, पीवाईक्यू जो स्पीड आएगी, और आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। और जिनको ये पैटर्न दिखने लगता है तो जो लेवल 1 से लेवल 2 पे आ जाते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं उनको चैप्टर से इंटरमिक्सिंग के बजाय सब्जेक्ट्स में इंटरमिक्सिंग दिखने लग जाती है। वो फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स से वो चीज़ें देखने लग जाते हैं। इससे ये तो मैथ्स में ये इक्वेशन यहाँ पड़ी थी कि डबल डेरिवेटिव अपने आप का नेगेटिव आता है तो ये तो SHM है। बस यही डिफरेंस होता है। जो इंटरकनेक्ट देखना सीख जाता है बस वो सीख जाता है, और ये एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद आता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, देखो जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेन के लिए जो है यही है, ठीक है, यहीं से ही चीज़ें आने वाली है, यहीं से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हर सब्जेक्ट है उसको कैसे मास्टर करना है, ठीक है। पर उसके पहले एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, 3D एंड वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, 1 वर्ड में आंसर करना रहेगा आपको, ठीक है। तो इन सारे को अगर हम देखें, कौन सा ऐसा है जिसमें कम मतलब थोड़ा मेहनत कम लगे लेकिन काफ़ी स्कोरिंग? मेहनत कम लगी और लेकिन स्कोरिंग हो, आई थिंक कोऑर्डिनेट है। इसमें कम मेहनत होती है और मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट में। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन ऐसा है जिसमें बच्चे मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उतना ज़रूरत है नहीं? अच्छा, उतना ज़रूरत है नहीं, लेकिन बच्चे लगे रहते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है इतने सालों का। ये कैलकुलस है। अच्छा, क्योंकि एक बार फ्लो बन जाता है तो फिर
बनता रहता है, वो बनने लग जाते हैं क्वेश्चंस। लेकिन ये ऐसा डेंजरस है ना अलजेब्रा, कि अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलस को नाम दे देंगे, आता है, इंटरेस्ट आता है। दिस बिकम्स वेरी समटाइम्स वेरी हार्ड टू गेट मार्क्स इन अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ पर जैसे चैप्टर्स हैं पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये जो मिक्स हो गए जब सवाल बनते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सभी चीज़ें आ जाती हैं, कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, ट्रिगो भी आ जाता है, सभी आ जाता है। तो इस बिकम्स बिट हार्ड टू स्कोर इन अलजेब्रा। और यहाँ पर थोड़े चैप्टर्स भी स्कैटर्ड है, यहाँ पर पूरा फ्लो है, एक के बाद जैसे मूवी में होता है ना कि फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन लिमिट ऑफ फंक्शन, मतलब एक ही की बात हो रही, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ये सब रिलेटेड होते हैं। यहाँ थोड़ा हार्ड रहता है स्कोर करना भी, बट इन सब के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, इवन कोई स्टूडेंट 9th-10th में भी है, ही शुड स्टार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा ऐसा है इसमें से चैप्टर या सब्जेक्ट जो टीचर जनरली सोचता है कि यार अवॉइड करो, टाइम बहुत लग रहा है उसको पढ़ाने में? अलजेब्रा, क्योंकि ये तो सभी टीचर्स का फेवरेट होता है, कैलकुलस तो है ना, और कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बोरिंग पार्ट पर रहता है, 11th क्लास में उसको पढ़ाते हैं, बट अलजेब्रा में थोड़ा रहता है कि यार इसको कैसे, टीडीएस के भी चैप्टर्स इसके अच्छे हैं, इसमें रहता है। बाकी सब तो बेसिक है, ये सब इजी है, ये भी इजी है, बन जाता है। ठीक है, तो पर ये इजी मतलब ऐसे इजी नहीं है, वो तपस्या तो है, उसके बाद एक टाइम के बाद देन दोस्ती हो जाती है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स को देख लें तो राइट पार्ट क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें? ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारे ट्रिगो रहती है, कोऑर्डिनेट में आपके पोलर कैसा पाथ किया है, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करें, इसको मास्टर किया, हाँ ट्रिगो, फिर आधा अलजेब्रा, इसमें क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, ये सब आपको करना है। ठीक है, वो आधा अलजेब्रा हो गया, देन यू गो टू कोऑर्डिनेट कंप्लीट कीजिए, और फिर पूरा कैलकुलस पूरा फ्लो है, नॉन स्टॉप पूरा चलेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों कैलकुलस रहेंगे, और ये इसी के ऊपर बेस्ड ऊपर है वेक्टर थ्योरी। ये तो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आप अलग से भी कर सकते हैं, पर फर्स्ट स्टार्टिंग विद ट्रिगोमेट्री। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो जिसका सोचना, क्योंकि ट्रिगो में क्या है, ट्रिगो में फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज होने के बाद सवाल बन जाए जरूरी नहीं है, बिल्कुल सेम बात है जैसे किचन में मसाले सारे रखे हुए हैं, पर क्या खाना बन जाएगा? कब कौन सा मसाला कब कहाँ पर अप्लाई करना है, तब रेसिपी बनती है, तब फूड बनता है। सेम ऐसे ही फॉर्मूलों की लिस्ट हर स्टूडेंट की स्टडी टेबल के बाहर चिपके रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन सामने होता है, बस वो पूरे टाइम यही सोच रहा होता है सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, इससे तो बैठ ही नहीं रहा है। अगर वो ठीक ठाक लेवल पे, एक तो रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, वही फिर बोर्ड वाले, और फिर जैसे इस पर लेवल बढ़ता है तब फिर वहाँ पर थॉट प्रोसेस, सोचने वाली बातें, चीज़ें शुरू होती हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे करना है। मतलब हमें इतने साल हो गए हैं, 2003 में दिया था, 22-23 साल, और अगर सवाल ढंग से बना दिया तो अभी भी सोचना पड़ जाता है। तो वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो 100% तो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, पर एक स्टूडेंट जो अभी 9-10 से स्कोर करना चाहता है, दिस इज़ द की। लर्न मैनिपुलेशंस भी सिखाता है ट्रिग्नोमेट्री में, और यहाँ तो भरा हुआ है अच्छे से है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री खूब दिखेगा अच्छे से। चलो टाइम के हिसाब से आप बताओ कि किसको सारे ये चैप्टर सारे को किस में कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में? नहीं, ये तो एक सीक्वेंस है, पहले ये कंप्लीट होगा। कितने टाइम लगेंगे इसमें, कितने महीने? ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई 9-10 का स्टूडेंट है तो 2-2.5 महीने में कंप्लीट कर सकता है अच्छे से। कोई 11th में आ गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हुए 11th में अभी आ गया है, 1.5 मंथ में ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है। मतलब अच्छा खासा कर सकता है, अच्छा खासा कर सकता है। अगर वो घर पे 3-4 घंटे भी पढ़ रहा है, आराम से कर सकता है, अच्छे खासे लेवल पे पहुंच सकता है। देन हम अलजेब्रा पे जा रहे हैं, अलजेब्रा के आधा अलजेब्रा, जिसमें हम पहले सेट्स पढ़ेंगे, लॉग है, मॉडुलस है, क्वाड्रेटिक है, प्रोग्रेशन है, बाइनोमियल तक वहाँ पर जाएंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर फिनिश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर बच्चा। इसमें कितना टाइम लगेगा अलजेब्रा? इसमें तो टाइम लगेगा हमें, 11th क्लास का स्टूडेंट है तो उसको लगेंगे 2-2.5 महीने इसमें लगेंगे आधे तक पहुंचने में। ठीक है, मतलब 2.5 महीने इसमें, 1.5 महीना इसमें। ठीक है, तो मतलब 4 महीने हो गए हाँ इन दोनों में। देन 2.5 महीने उसमें आपको पूरी कोऑर्डिनेट में 6-6.5 महीने हो गए। ठीक है, देन इसमें 11th में आता ही नहीं है। ठीक है, तो 11th में नहीं है, तो ये मैंने 11th के हिसाब से बता रहा हूँ। जिसने जो ड्रॉपर है उसके लिए तो सारा टाइम रिड्यूस हो गया, फिर तो सारा हाफ करना है उसको तो, क्योंकि उसको आता है। अब वो ट्रिगो के साइंस C+sin का फॉर्मूला याद करने नहीं बैठा। हाँ। उसको चाहिए कि सर मुझे एक 70 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक दे दो, भाई 4-5 दिन में खत्म। वो 1 वीक में इसको कंप्लीट कर लेता, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ओके, हाँ मैक्सिमम 1 वीक के अंदर हाँ कर लेगा कंप्लीट। अगर उसको फॉर्मूला टिप्स में, इवन मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 2-2, 3-3 दिन में भी कर लेते हैं। सर आप तो बताओ क्या है, वी नीड द, उसमें भी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स का मैटर करता है। देखो ड्रॉपर भी 2 होते हैं। एक ड्रॉपर तो वो होता है जो क्लास
12th के बाद बोर्ड पास करके आया है, दुनियादारी से अनजान है, और बस जेई में एंट्री किया, तब उसको तो पूरा बेसिक दिखेगा, बेसिक से दिखेगा, उसको तो सब पे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो ठीक ठाक लेवल पर प्रिपरेशन किया हुआ है और फिर अगर वो ड्रॉप लेता है तो उसको आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक दे दो, उसका ये इंप्रूव हो जाएगा, विद इन 1 वीक के अंदर इंप्रूव हो जाएगा अच्छे खासे लेवल पे, और उसका इजाफा उसको यहाँ मिलेगा। ठीक है, सीधा। और 3D में कितना टाइम लगेगा? 3D तो हो जाएगा आपका, आई थिंक। हम जब नॉर्मल 12th में पढ़ाते हैं तो 15 दिन के अंदर इसको पढ़ाते हैं, 15 लेक्चर्स के अंदर। तो अगर कोई नया भी फ्रेश करना चाहता है तो 12-13 डेज में कंप्लीट कर सकता है आराम से। तो आई थिंक अगर कोई फ्रेश बच्चा है 11th वाला तो 8 महीने में अच्छे से कर सकता है मास्टरी। हाँ। और अगर ड्रॉपर है तो 3 महीने में? नहीं, 3 नहीं। नहीं। अगर उसमें ड्रॉपर 2 होते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर 12th पास वाला है उसको तो 5.5-6 महीना लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर चैप्टर से दोस्ती करनी है उसको, तो सब में टाइम लगेगा उसे। एक तो सरफेस लेवल पर हम बात बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, उससे होता नहीं है, वो पेन चलाना पड़ता है। ठीक है, साथ में आपकी PYQs भी आती है। हाँ। तो PYQs कब लगाएं? लाइक जब ये कर रहे हो तब लगाएं या अपन लास्ट में लगाएं जब एग्जाम से पहले? इसको देखो, हमें जैसे मैंने बोला कि एक चैप्टर अभी पढ़ा और फिर उसका हमें रिवीजन के लिए प्लान इनको करना होता है। तो रिवीजन के लिए, प्लानिंग के लिए जब आप उस चैप्टर को देखेंगे, देन यू नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब आपको उस टाइम पे उसको देखना होता है कि हाँ मुझे अब रीलुक करना है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। रिवीजन का मतलब ये है कि रिवीजन वापस से देखनी है चीज़ें, तो वो जब लास्ट टाइम पे आपका जब होगा तब आपको ये करना है। तो पहले तो क्लास में पढ़ा, मॉड्यूल कर लिया, बुक को साथ के साथ सॉल्व इलस्ट्रेशंस कर लिए, दैट्स इनफ। फिर आप अगले चैप्टर पे जाइए। शुरुआत में आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाइए। सिलेबस कंप्लीट होगा तब हम इंटरमिक्स प्रॉब्लम्स की बात कर पाएंगे। अगर हमारा सिलेबस छूट गया तो फिर इंटरमिक्स क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे आगे से। एक सवाल थोड़ा सा ये भी आप बता ही दीजिए साथ में, जैसे कि आपने ये बता दिया कितने महीने में क्या क्या लग रहा है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट क्या रहे? एक दिन कितना घंटा बच्चा दे मैथ्स को? मेरे हिसाब से उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको जो होमवर्क मिला बस वो कंप्लीट करना है। आपसे 2 घंटे में हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे 4 घंटे में होता है तो कंप्लीट करो तीनों सब्जेक्ट का। और अगर आपको कई स्टूडेंट, इसी पर डिपेंडेंसी है, कई स्टूडेंट घर आके जो नोट्स होते हैं उसी को फेयर कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई नहीं है जेई की। वो बोर्ड में ब्यूटिफिकेशन के मार्क्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, जेई में नहीं होते हैं। तो वापस आकर नोट्स कॉपी करना कोई समझदारी की बात नहीं है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क के लिए आपको रात भर जागना पड़ रहा है तो रात भर जागिए। तो अगर आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, आप सफिशिएंट उस डे का अपना काम कर लिया, बस यही फॉलो करना है और ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। मुझे आज का होमवर्क कंप्लीट हुआ है नहीं किया हुआ, हर रोज़ की लड़ाई रोज़ लड़नी है, इतनी सी बात है। एक लास्ट सवाल, ठीक है, फिर ख़त्म करेंगे। और भी सर को हम दोबारा लेके आएंगे, कमेंट करना जरूर आपको कैसा लगा सेशन। AI का ज़माना आ गया है, AI का ट्रेंड चल रहा है, तो AI को कैसे यूज करें मैथ्स में बच्चा, वो बताइए। राइट तरीका क्या है? बहुत अच्छा आजकल AI का ज़माना है। तो स्टूडेंट को जो भी डाउट्स आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स झिझकते भी हैं क्लास में पूछने में, क्लास में प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो रहा। हम अक्रॉस इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन को, क्वेश्चन को भेजा, सोल्यूशन आया। अब सोल्यूशन AI ऐसा है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है और कई बार मल्टीपल सोल्यूशंस भी देता है, तो बहुत अच्छी बात है। बस इसमें एक एडवाइस है, एडवाइस यही है कि सोल्यूशन तभी देखिए जब आपने 7-8 मिनट के उसके ऊपर अटैम्प्ट कर लिया है। बिना अटैम्प्ट के सोल्यूशन मत देखिए, वरना लर्निंग कुछ नहीं होगी। आपको सिर्फ एक गलत फहमी हो जाएगी कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपने क्वेश्चन उठा के सिर्फ AI को भेजा है, आपका कोई रोल नहीं है, आप भूल जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अगर एक्चुअल लर्निंग करना चाहते हैं तो पहले 7-8 मिनट 10 मिनट अच्छे से सोचिए और फिर सोल्यूशन देखेंगे ना, तो जो गैप था वो वहीं जाके हिट करेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम प्रॉब्लम आएगा तो आप सोच पाओगे कि हाँ पिछली बार जब फंसा था तो ये प्रॉब्लम था, तो ये मुझे इसका ध्यान रखना है। तो इससे बहुत बढ़िया चीज़ है इसके यूटिलाइजेशन के लिए, बट अटैम्प्ट के बाद उसको देखिए। और सेम होमवर्क करते टाइम भी याद रखिए, जब आप अटैम्प्ट करें तो 10 क्वेश्चन एक साथ में करें। एक एक का आंसर की जाके मत देखिए कि 5 नंबर देखा तो C आंसर आ रहा है, वहाँ पर 6 का आंसर दिख गया वो A है, तो फिर 6 प्रूव किया आपने, सॉल्व नहीं किया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत जेनरिक बात है। मैं हर बार सिर्फ के साथ बैठता हूँ, ये बात बताता हूँ, पर इस बात को फोकस करिए। आपको जब होमवर्क कर रहे होते हैं ना, तो एक बार से एक स्ट्रेच में करिए। 10 क्वेश्चन हो सकता है 3 ना हुए, कोई बात नहीं, पर जो भी हुआ है एक बार, क्योंकि वही एग्जाम होता है। एग्जाम में हमारे पास आंसर की नहीं होती कि हम बार रीलुक कर करके देखें। तो AI बहुत बढ़िया चीज़ है, जहाँ पर स्टूडेंट सच में सीख सकता है, मल्टीपल अप्रोचेस पे काम कर सकता है, लेकिन अच्छे से अटेम्प्ट करने के बाद। पर सर AI की क्या मतलब कितनी रेलिवेंसी आपको लगती है? क्योंकि अब AI क्वेश्चन बना के दे रहा है, ठीक है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन बनाने वाली बात। मैंने अभी बस ये बात की है कि उसके क्वेश्चन में डाउट था, उसने वहाँ पहुँचाया, सोल्यूशन मिल गया।
अब उसने किस फ्रेम में कौन सा क्वेश्चन बताया, क्या वो जेई के लिए है भी या नहीं, उस पर अभी उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेई के एग्जामिनेशन में आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई चांद पे नहीं जाने वाले हैं। जेई पे जाने की प्रूवन स्ट्रेटजीज़ हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉलो योर टीचर्स, बस थोड़ा दिमाग लगाते हुए चलिए कि क्या हम कर रहे हैं। रैंडमली क्वेश्चन बैंक बनाने मत बैठ जाइए, उसके लिए यू हैव ऑलरेडी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज, उनको रिलाई कीजिए, पढ़िए। एआई ने ऐसा सवाल दिया जेई सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि हमें रिसेंट ट्रेंड्स को भी तो देखना पड़ता है ना, किस टॉपिक पे कितना आ रहा है। इन सब के वेटेज हर साल बदल जाते हैं आपस में। रिसेंटली ये बहुत आगे चला गया था, कैलकुलस में बहुत सवाल आते थे, अलजेब्रा पीछे चला गया था, फिर से बैलेंस होने लग गए। इस साल तो जी 2026 के अंदर दोनों के इतने इंटरमिक्स क्वेश्चंस पूछे, इवन कोऑर्डिनेट के साथ कैलकुलस मिक्स करके पूछा। अच्छा, तो वो मिक्सिंग रहेगी सही। अब उसको किधर काउंट करोगे क्वेश्चन को, तो वो तो यही चाहते हैं ना, जब एक स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैंडल कर रहा है, तो क्या वो मैथमेटिक्स में 2-3 ब्रांचेज एक साथ क्लब करके हैंडल नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। एक सवाल ऐसा था जिसमें सभी था, सर्कल भी था, पैराबोला भी था, एलिप्स भी था, हाइपरबोला भी था, पूरी कोऑर्डिनेट है। अब मैंने क्या बोला, सिलेबस कंप्लीशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है। जेई एडवांस एक तरीके से पूरा टेस्ट कर लेता है सारी मेंस में भी अच्छे सवाल आते हैं, मैथ्स के मेंस में भी अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, मेंस में भी मैथमेटिक्स से बढ़िया सवाल आते हैं। इवन कई बार तो वो जो एक जेई एडवांस में जो नॉर्मल क्वेश्चन देखो, उससे बेटर क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ होता है। अच्छा। हाँ, पर मेंस को बच्चे सोचते हैं कि नहीं भाई एडवांस में ही ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है। वो होता क्या है ना कि एडवांस का एक ही पेपर होता है और मेंस में इतनी सारी शिफ्ट होती हैं, और वो जिसकी शिफ्ट में आया बस वो थोड़ा बहुत गाना वाना गा के चुप हो जाता है। एडवांस का तो एक ही पेपर होता है, तो सबका पेपर होता है, इसलिए हल्ला उठता है। हाँ। और वहाँ तो सबकी शिफ्ट में अलग अलग आता है, ये रीज़न रहता है। पर वो क्वालिटी पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से वो पता कर लेते हैं हु इज़ अ फेक स्टूडेंट, हु इज़ अ ओरिजिनल स्टूडेंट। तो काफ़ी सारी बातें हो गई, वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी चीज़ें इसमें हेल्पफुल रही होगी। इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने बताया ही, पियर्सन के नेशनल ऑथर ओम सर खुद आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं, और भाई विकी कौशल जी प्रमोट कर रहे हैं सर की किताबें। तो जाइए जाके ये सारी जो बुक्स हैं पियर्सन की तरफ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, seedacademy.shop, क्योंकि आपको यहीं पे स्क्रीन पे ही मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बुक का डिटेल्स वगैरह परचेस करने के लिए, है ना। तो सर ये तो होगी बुक्स की बात, बुक्स बच्चे ले ही लेंगे जैसे कि हमने बताया ही। उसके अलावा भी, बुक्स के अलावा भी आपकी तरफ से क्या है, कुछ है जो बच्चों को आप सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, क्योंकि आपका भी यूट्यूब चैनल वगैरह है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कोटा नहीं आ पाते हैं, या कुछ भी रीजंस रहता है, या सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर उनको कोटा मॉड्यूल्स नाम से एक सीरीज़ है, जहाँ पे हर चैप्टर के मॉड्यूल उनको मिलते हैं। उसको एज ए PDF डाउनलोड कर लें और सॉल्व करें। उसके डिटेल सॉल्यूशन विद मल्टीपल मेथड, कई क्वेश्चंस के हमें 2-2, 3-3 तरीके से भी सॉल्यूशन दे रखे हैं। पर वही बात है, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देखें, खुद अटैम्प्ट करें, फिर उनके सॉल्यूशन देखें। सेम जेई एडवांस के भी जो पिछले इतने वर्षों से जो पेपर्स हुए हैं, उन सब की भी आपको डिटेल सॉल्यूशंस वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, ये मैथमेटिक्स में अगर आप कर लें तो आपके मैथमेटिक्स अगर इम्प्रूव ना हो जाए तो हमसे कहना। तो सर का भी चैनल का जो डिटेल्स है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करने ना भूलना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड।